हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वह कहता है कि जब हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं तभी इसमें विस्थापन होता है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि बल की अनुपस्थिति में विस्थापन हो सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, कि किसी पिंड पर लगने वाले बल की अनुपस्थिति में भी विस्थापन होता है। पिंड पर लगने वाले बल की अनुपस्थिति में भी विस्थापन संभव है। अब क्वेश्चन आता है कि बल की अनुपस्थिति में विस्थापन कैसे संभव है। तो अब हम इसी पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बल की अनुपस्थिति में भी विस्थापन हो सकता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बल की गणना हम करते हैं F = m/a से, जहां पर m वस्तु का द्रव्यमान है और a वस्तु का त्वरण है। यदि a = 0 हो तब इस पर लगने वाला बल F = m/a अर्थात m/00, तब F भी 0 हो जाता है। अर्थात जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि उसका त्वरण शून्य हो, शून्य वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ये आपको ध्यान है। यदि उसका त्वरण शून्य है तब इस वस्तु पर लगने वाला बल भी शून्य हो जाता है। और एक कंडीशन कब आती है? जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है। जब कोई वस्तु एक समान चाल या वेग से चलती है तब इसका त्वरण शून्य होता है। तब इसका त्वरण शून्य होता है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर भी शून्य होती है और इस अवस्था में इस पर लगने वाला जो बल होता है वह भी शून्य होता है। लेकिन वस्तु एक समान वेग से चल रही है, अतः इसमें किंतु वेग के कारण इसमें विस्थापन हो जाता है। तो क्लियर है कि बल की अनुपस्थिति में विस्थापन संभव है या विस्थापन हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था जो कि आपके सारे क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको डिस्टर्ब कर देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है। क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर 13 इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको जो कॉन्सेप्ट है इसको लगाना है। कार्य का कॉन्सेप्ट क्या है? एक मनुष्य भूसे के गट्ठर को, ये हो गया मनुष्य, और ये रख लिया इसने भूसे का गट्ठर। और जो भूसे का गट्ठर है वह इसके सिर पर रखा हुआ है। तो
क्लियर है कि जो भूसे का गट्ठर है, इस भूसे के गट्ठर का भार नीचे की ओर कार्य करेगा और यही भार ही पृथ्वी पर लगने वाला बल है। पॉइंट क्लियर हो जाता है। क्या उसने कुछ कार्य किया? अब आप इसमें देखें कि पहली कंडीशन है व्यक्ति एक ही स्थान पर खड़ा है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, व्यक्ति एक ही स्थान पर खड़ा हुआ है या स्थिर है, तब इसका विस्थापन d बराबर 0 होगा और इस अवस्था में किया गया कार्य W इक्वल टू F इंटू डी भी 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया है क्योंकि व्यक्ति का विस्थापन 0 है। एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। इतना ही इसमें दिया है। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक विद्युत हीटर की शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा? तो स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है। उस कॉन्सेप्ट को भी हम यहीं पे स्टडी करेंगे कि विद्युत हीटर की शक्ति, विद्युत हीटर की शक्ति इक्वल टू 1500 वाट। ये हुई विद्युत हीटर की शक्ति। विद्युत हीटर के उपयोग का समय, मतलब कितनी देर हमने इसे चलाया है, उपयोग का समय ये दिया है 10 घंटे। यह कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा? ये जो ऊर्जा का उपयोग करेगा, यह ऊर्जा विद्युत की यूनिट के रूप में आएगी। ऊर्जा किसके रूप में आती है? यूनिट के रूप में, क्योंकि जो विद्युत ऊर्जा होती है इसकी गणना हम यूनिट के रूप में करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम यूनिट की संख्या कैसे निकालते हैं किसी परिपथ में। तो इसके लिए जो यूनिट की संख्या निकालने का सूत्र होता है, यूनिट, वह आती है सबसे पहले वाट गुणित समय अपॉन 1000, या इसको हम लिख सकते हैं वाट गुणित समय। समय के लिए लिख सकते हैं घंटा, आवर इंटू दिन अपॉन 1000। तो इससे हमें व्यय, नंबर ऑफ यूनिट मिल जाते हैं जो कि इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले विद्युत हीटर के द्वारा व्यय यूनिट की संख्या निकालने के लिए विद्युत हीटर कितने वाट का है वो लिख दिया 1500 वाट। इसको कितने घंटे उपयोग किया जा रहा? 10 घंटे। दिन इसमें दिया नहीं है तो एक दिन मान लिया, अपॉन 1000। अब इसको डिवाइड करना है तो एक कैंसिल हो जाते हैं, इक्वल टू आता है 15 यूनिट। और यदि इसी क्वेश्चन में आपको ये थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता है ये क्वेश्चन, तब इसमें व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य भी निकाला जाता है कि व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य कितना होगा। और जब व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य निकालना होता है तब प्रति यूनिट रेट दिया रहता है। माना प्रति यूनिट विद्युत ऊर्जा की जो कीमत है, रेट है, वह 7 रुपया है, तब 15 यूनिट कितने रुपए की हो जाएगी? 15 गुणित 7 इक्वल टू,
आप इसको मल्टीप्लाई करें, ₹105 क्लियर हो जाता है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आपके कॉन्सेप्ट पर ही बेस है। तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया है कि जब किसी सरल लोलक, तो आप इसको देखें, यह एक सरल लोलक हो गया। ये सरल लोलक की माध्य स्थिति कहलाती है, माध्य स्थिति। और इस कंडीशन में जो सरल लोलक है वह स्थिर है, इसमें कोई गति नहीं हो रही है। जब इस सरल लोलक को हम बल लगाकर इस ओर ले जाते हैं तो ये इस कंडीशन पर आ जाता है। इस स्थिति के लिए मान लिया B, माध्य स्थिति के लिए मान लिया A। तब इस कंडीशन में हमने लोलक के लिए ऊपर उठाया है, ऊपर की ओर पुश किया है। तब इस कंडीशन में आप देखते हैं कि जो लोलक का गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र लोलक के बीच में होता है, इसे बॉब कहते हैं। इस बॉब की ऊंचाई में परिवर्तन हुआ है h। पॉइंट क्लियर है? जब इस गोलक की ऊंचाई में परिवर्तन हुआ है, मतलब जो गोलक है, गोलक की ऊंचाई पहले की सापेक्ष कुछ ज्यादा उठ गई है, कुछ बड़ी हुई है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो जाएगी? जो कार्य हमने इसको उठाने में किया है वह कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। और बी कंडीशन में इस गोलक की ऊर्जा, लोलक की ऊर्जा mgh हो जाती है। और जब इसे हम यहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं तब यह लोलक कंपन करना शुरू कर देता है। इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलने लगती है? गोलक की गति के कारण, लोलक की गति के कारण गतिज ऊर्जा में। और जैसे ही गोलक भी सही है और लोलक भी सही है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे ही लोलक माध्य स्थिति पर आता है, इसकी संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अर्थात ए स्थिति में सिर्फ इसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? गतिज ऊर्जा। बी स्थिति में सिर्फ इसके पास स्थितिज ऊर्जा है। और जब जो स्थिति बी से ए के बीच में है, इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। इसके बाद पुनः लोलक इस तरफ जाता है दूसरी ओर। अब इसकी जो गतिज ऊर्जा थी वह फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाती है? बदल जाती है स्थितिज ऊर्जा में। पॉइंट क्लियर हो जाता है। और इसी प्रकार का ये प्रक्रम चलता रहता है। लोलक के बीच में गतिज ऊर्जा, दोनों तरफ बी और बी डैश पर इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जब ये लोलक कंपन करता है तब इसके ऊपर एक बल लगता है जिसे रेस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहते हैं। और यह बल इस लोलक को लगातार साम्य स्थिति या माध्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। इसके कारण जो लोलक के कंपन का आयाम है वह घटता जाता है और लोलक एक स्थिति के बाद माध्य स्थिति में आकर रुक जाता है। तो इस तरह से ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता रहता है। बिंदु बी और बी डैश पर लोलक में सिर्फ स्थितिज ऊर्जा होती है, बिंदु ए पर लोलक में सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है। तो अब हम देखते हैं एक कंडीशन, जो स्थितिज ऊर्जा है mgh, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हाफ mv² होती है। m और m कैंसिल हो जाता है। इसको लिख सकते हैं v² = 2gh या v = √2gh। ये v इसका
बिंदु ए पर लोलक के वेग को व्यक्त करता है। ए पर लोलक के वेग को व्यक्त करता है। यदि क्वेश्चन में आता है कि ए पर लोलक का वेग कितना होगा, तो ये v इक्वल टू √2gh होता है। पॉइंट अपना क्लियर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी आपके कॉन्सेप्ट पर ही है। ये क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर है। एक क्वेश्चन थोड़ा भी यदि चेंज कर देते हैं तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, क्वेश्चन भी समझना है, उसके बाद उनका आंसर लिखना है, रट्टाफिकेशन से बचना है। क्वेश्चन नंबर 16, m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग b से गतिशील है। पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए यह विराम अवस्था में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले देखते हैं पिंड का द्रव्यमान। ए कितना दिया क्वेश्चन में, m किलोग्राम। इसके बाद है पिंड का वेग इक्वल टू v मीटर पर सेकेंड। तब पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए, कितना कार्य किया जाए कि पिंड विरामावस्था में आ जाए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि जब कोई गतिशील वस्तु विरामावस्था में आती है तब क्या होता है। आप इस चीज पर ध्यान दें कि जब कोई गतिशील वस्तु विरामावस्था में आएगी तब क्या होगा, इसका जो वेग होता है वह वेग शून्य होना चाहिए। अर्थात गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा विरामावस्था में जैसे ही शून्य हो जाती है वस्तु रुक जाती है। अर्थात हमें जो कार्य करना है वह इसकी गतिज ऊर्जा को शून्य करने के लिए करना है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमें इसे विरामावस्था में लाने के लिए इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर कार्य करना होगा। तो पॉइंट क्लियर है, किया गया कार्य इक्वल टू अंतिम ऊर्जा, वस्तु की अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। तब जो अंतिम ऊर्जा है गतिज ऊर्जा ये 0 हो जाएगी, क्योंकि b इक्वल टू 0। तब हाफ mv² या अंतिम ऊर्जा ये कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। प्रारंभिक ऊर्जा भी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ये कैसी होनी चाहिए, 0 माइनस हाफ mv²। तो क्लियर है कि जो किया गया कार्य है वह होना चाहिए माइनस हाफ mv²। माइनस क्यों आया, क्योंकि किया गया कार्य विस्थापन के विरुद्ध है। पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें यही कॉन्सेप्ट लगना है। इसमें आपको सिर्फ इन्होंने सूत्र दिया है, फार्मूला दिया है, और जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें वैल्यू दे दी है, किस किस की वैल्यू, m की और b की। तो क्वेश्चन नंबर 17 जहां पर पिंड लिखा है वहां पर हमें करना है कार्य, कार्य नहीं कार, कार का द्रव्यमान और कार का वेग। कार का द्रव्यमान इक्वल टू 1500 किलोग्राम, और जो कार का वेग दिया है वह दिया है 60 मीटर
पर सेकेंड। तो इसे रोकने में किया गया कार्य कितना होगा? रोकने में किया गया कार्य इक्वल टू इसे विरामावस्था में लाने में किया गया कार्य। पॉइंट इसके ये सारे क्लियर हैं। तो इसकी जब गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, वही कार्य हमें इसके लिए करना पड़ता है। तो अब सबसे पहले इसको हम देखते हैं। कार का वेग v इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, ये 16 किलोमीटर पर आवर है। 16 किलोमीटर पर आवर। अब एक किलोमीटर पर आवर आ गया तो हमें इसे MKS में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए ऊपर किलोमीटर है तो 1000, नीचे आवर, और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 3600 से। 1 2 1 2 3 नहीं होगा, ये आया 60 गुणित 5/18, इतना ये अपना आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से। 3 से जब काटते हैं तो ये आएगा 6 बार। 3 से 1 कटता है 20 बार। पॉइंट क्लियर? ये आता है 100/6। अभी और डिवाइड हो जाएगा 50/3। और जब 3 में 50 का भाग देते हैं तो इसके लिए हम दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे, कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे। 50/3 इक्वल टू 16.6 इक्वल टू 16.6 मीटर पर सेकेंड कार का वेग मिल जाता है। तब कार की गतिज ऊर्जा कितनी आएगी? कार की गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv² इक्वल टू 1/2 इंटू m आया है 1500 गुणित v² मीन 16.6 इंटू 16.6, इतना ये आ गया है। अब इसको और मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वल टू ए कट जाता है 750, डिवाइड हो जाएगा 750 गुणित 16.6 इंटू 16.6। अब इसको हम फिर से कैलकुलेट करेंगे बिना दिमाग का यूज किए कैलकुलेटर से। 16.6 इंटू 16.6 इक्वल टू 275.56। ये आ जाता है 750 गुणित मल्टीप्लाई बाई 275.56। एक बार फिर से कैलकुलेटर का यूज करेंगे। इंटू 750 इक्वल टू, काफी अच्छी संख्या आई है। इक्वल टू जब इसको आप करते हैं 206,670 जूल एक कार्य की गतिज ऊर्जा आ जाती है। तब इसको रोकने में किया गया कार्य को रोकने में किया गया कार्य इक्वल टू कार्य की अंतिम ऊर्जा कितनी होगी जब कार रुक जाएगी? बता चुका हूं मैं आपको, शून्य हो जाएगी। या अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तब जो अंतिम ऊर्जा है वह कितनी आई है? 0 माइनस 206,670 इक्वल टू माइनस 206,670 जूल। यहां तक क्लियर हो जाता है। पॉइंट क्लियर है?
कार को रोकने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इतना कार्य हमें करना पड़ेगा। 206, 670 जूल, आप इसको समझ लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख में आप इसको समझ सकते हैं। तो ये अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 एक ही जैसे क्वेश्चन है। 16 में आपको कॉन्सेप्ट दिया है, 17 में न्यूमेरिकल वैल्यू दी है। आप 16 में से ही 17 क्वेश्चन अपने आप आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब क्या कहता है। सबसे पहले इसको रफ करते हैं। निम्न में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान के पिंड पर, इसमें 3 स्थितियां दी हैं। पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति और ये है तीसरी स्थिति। इस तीनों स्थितियों में एक चीज कॉमन है और ये है इसका विस्थापन d एक डायरेक्शन में है, और लेकिन इस पर लगने वाले बल की जो डायरेक्शन है वह अलग अलग है। इस पर बल ऊपर की ओर लग रहा है, इस पर बल पीछे से लग रहा है F, इस पर बल विस्थापन के विपरीत लग रहा है। तो इस पे कितना कितना कार्य होगा। तो इसमें आप देखते हैं F और D के बीच का विस्थापन 90 डिग्री है। इसमें F व D के बीच का एंगल 0 है, 0 डिग्री है। इसमें F और D के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तब इनके बीच लगने वाला बल W इक्वल टू FD cos थीटा से निकलता है। W इक्वल टू FD cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तब W इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है, क्योंकि cos 90 इक्वल टू 0। तब किया गया कार्य भी 0 होता है। इसके बाद दूसरे की वैल्यू देखते हैं। इसमें जो बल लग रहा है वह 0 डिग्री पर है। तब किया गया कार्य W इक्वल टू FD cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। अतः इस पर किया गया कार्य W इक्वल टू FD, जो कि धनात्मक होगा। धनात्मक क्यों होगा, क्योंकि बल व विस्थापन की दिशा एक है। बल व विस्थापन की दिशा समान है। अब इस कंडीशन में देखते हैं लगने वाला बल FD cos 180 की वैल्यू आप जब निकालते हैं ये आती है -1। तब W इक्वल टू -F इंटू D, पॉइंट क्लियर हो जाता है। 180 इक्वल टू -1, तो पॉइंट क्लियर है कि इस अवस्था में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि बल और विस्थापन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसा कब आता है कि बल और विस्थापन अपोजिट डायरेक्शन में है? ये सिंपल बल होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण बल। घर्षण बल सदैव विस्थापन के विपरीत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पॉइंट क्लियर हो जाता है अपना। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था, उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसमें धनात्मक ऋणात्मक शून्य पूछा गया, वो भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, सोनी कहती है किसी वस्तु पर त्वरण 0 हो सकता है चाहे उस पर बल कार्य कर रहे हो। क्या आप उससे सहमत हैं? तो अभी मैंने बताया था कि जब वेग परिवर्तन की दर, जो कि त्वरण कहलाती है, जब त्वरण 0 है तब उस पर लगने वाला
बल भी शून्य हो जाता है। अर्थात जब किसी वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे होते हैं तब उस वस्तु पर लगने वाला त्वरण भी कई कंडीशन में शून्य हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप देखते हैं कि सोनी कहती है जब किसी वस्तु पर त्वरण लगभग शून्य होता है और जब त्वरण शून्य होता है तब क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन हाँ मिल गया। सोनी कहती है किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हों। तो इसका आंसर है हाँ, हम इससे सहमत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसको अभी हम एक्सप्लेन भी करते हैं, इसको देखते भी हैं एक किस कंडीशन में आएगा, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो इसके पहले हम जो दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। 4 युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है, प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है। कहाँ गया, 4 युक्तियां प्रत्येक की शक्ति, क्वेश्चन नंबर 20। सोनी इसमें सही है, कई वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कोई बल कार्य कर रहा हो। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। 4 युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है, प्रत्येक युक्ति की शक्ति इक्वल टू 500 वाट। तब 4 युक्ति की शक्ति कितनी होगी, 500 गुणित 4 इक्वल टू 2000 वाट। 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती हैं। उपयोग में लगा समय के उपयोग का समय इक्वल टू 10 घंटे। इनके द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा, तब इनके द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा, और जो व्यय विद्युत ऊर्जा आती है वह यूनिट में आती है। तो हमें क्या निकालना है, यूनिट की संख्या। हमें इसमें फाइंड आउट करना है यूनिट की संख्या, और जो यूनिट की संख्या है उसके लिए फार्मूला यूनिट इक्वल टू वाट गुणित घंटा गुणित आवर इंटू डे अपॉन 1000, और अपॉन 1000 जब करते हैं तब ये कितने वाट की युक्तियां हैं, 2000 इंटू 10 इंटू दिन दिया है 1 अपॉन 1000, 2। व्यय यूनिट की संख्या 20 यूनिट आती है, 20 यूनिट आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को 21 है कि मुक्त रूप से गिरता हुआ कोई पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है। क्वेश्चन दिया है इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है, तो अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यह एक पिंड है, डायरेक्ट मुक्त रूप से ऊपर से नीचे
गिर रहा है। तो जब कोई पिंड ऊपर से नीचे गिरता है तब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। पिंड की स्थितिज ऊर्जा किस में बदलती है? गतिज ऊर्जा में। अर्थात पिंड जब ऊंचाई पर होता है तब इसमें केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब पिंड नीचे धरती से टकराता है तब इसमें केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है। इसके बीच के किसी भी रास्ते पर पिंड में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती हैं। तो जब पिंड धरती से टकराता है तब इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा सामान्यतः टकराते समय ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। सामान्यतः किस में बदल जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा में। और इसकी ऊर्जा का कुछ भाग धरती की सतह से टकराकर उसे क्षतिग्रस्त कर देता है, और यह यांत्रिक ऊर्जा इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि इसने कुछ कार्य किया है। तो सामान्यतः गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है और कुछ उसकी ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर यांत्रिक ऊर्जा के रूप में कार्य करती है, जिससे कि इसकी सतह डैमेज हो जाती है। पृथ्वी की सतह कुछ डैमेज हो जाती है, मतलब नुकसानमय हो जाती है, टूट फूट जाती है। ये इसका क्वेश्चन था। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन है, इन्हें भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं पंप की सामर्थ्य वाला। ये क्वेश्चन अदर है, कुछ इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन है एक पंप की सामर्थ्य, एक पंप मतलब पानी चलाने वाले पंप, एक पंप की सामर्थ्य 3.0 किलोवाट है। यह पंप प्रति मिनट कितना जल या कितने किलोग्राम जल को 20 मीटर ऊपर ले जा सकता है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। तो आप देखें कि जो ये पंप है, इस तरह का कोई एक पंप बना लें। एक पंप पानी ले जा रहा है 20 मीटर की ऊंचाई तक। ये ऊंचाई है, ऊपर मान लो टंकी है ये, इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से कहां तक है? 20 मीटर। तब पंप के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह किस ऊर्जा के रूप में किया जाएगा? पंप कौन सी ऊर्जा को ऊपर तक ले जाने में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा? तो स्पष्ट है कि पंप जो कार्य करता है वह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। पंप के द्वारा किया कार्य कौन सी ऊर्जा में जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में। पंप के द्वारा किया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह कहलाती है mgh। क्लियर है? किया गया कार्य, तब इसकी सामर्थ्य क्या कहलाएगी? पंप की सामर्थ्य या शक्ति कार्य बटे समय, और उसने कार्य कितना किया? mgh अपॉन t, और पंप की जो सामर्थ्य है वह होती है P। तब
P इक्वल टू एम जी एच अपॉन टी, यह इसके लिए फार्मूला बन जाता है। P इक्वल टू एम जी एच अपॉन टी। पंप की सामर्थ्य 3 किलोवाट, इसको लिख लें। P इक्वल टू 3.0 kW यानी 3000 वाट। पंप की सामर्थ्य कितने किलोग्राम जल, M इक्वल टू फाइंड आउट करना है। G गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान सामान्यतः 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन में सरलता के लिए हम G का मान 10 ले लेते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। H क्वेश्चन में दिया है, ऊंचाई कितनी है 20 मीटर प्रति मिनट। जब प्रति मिनट पूछा है तब T इक्वल टू आता है 60 सेकेंड, और यदि प्रति सेकंड पूछा जाता तब T इक्वल टू 1 होता। ये हमें मिल गया है। तो अब इससे हम M इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे। M इक्वल टू अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, M इक्वल टू P इंटू टी अपॉन GH। तब P सामर्थ्य है, A आती है 3000 इंटू टी सेकेंड, यह 60। G का मान आता है 10, H का मान आता है 20। अब इसको हमें कट्टा पिट्टी करना है, इसकी एक कट जाते हैं। इक्वल टू 2 से ये काट दिया 30, 15 बार, तो ये आता है 15 गुणित 60। कहीं गलत तो नहीं हो रहा, सरल चीजें गलत हो जाती हैं। लगभग 900 किलोग्राम जल 1 सेकंड में पंप ऊपर चढ़ा देता है। 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी देर चढ़ा देगा ये पंप 900 किलोग्राम। तब 1 घंटे में 900 गुणित 60 कर देना, पॉइंट क्लियर। 1 घंटे में, और यदि टंकी लीटर में, किलो छोड़ो उसको, किलोग्राम ज़्यादा नहीं उसमें कंफ्यूज होना है। क्वेश्चन जितना टफ करेंगे उतना टफ होता जाएगा, पॉइंट इतना क्लियर हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और होता है, अब हम उस क्वेश्चन को भी यहीं पे सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट से ही न्यूमेरिकल और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक और क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिल सकता है वह क्वेश्चन है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का दुबला पतला है, तभी इसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। 50 किलोग्राम, ये दौड़ भी सकता है सीढ़ियों पर क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का, ठीक, 40 सीढ़ियां, 40 सीढ़ियां 10 सेकेंड में चढ़ता है। निश्चित रूप से दौड़ के चढ़ रहा है ये। 10 सेकेंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। एक सीढ़ी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तब लड़के की सामर्थ्य या पावर की गणना कीजिए।
तब लड़के की सामर्थ्य क्या होगी। एक क्वेश्चन हमने बना दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक, तो कॉन्सेप्ट इसमें वही आएगा, P = mgh/T। ठीक है, सबसे पहले लड़के का द्रव्यमान M = 50 किलोग्राम, T = 10 सेकेंड, G = 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9.8 की जगह हम कितना लिखते हैं, 10 से गुणा भाग आसानी से हो जाता है। अब इसमें क्या चाहिए, सीढ़ियाँ, इस तरह से हैं सीढ़ियाँ, समझ लें आप, 3 और 1 4 सीढ़ी। तब जो 4 सीढ़ी हैं इसकी ऊंचाई कितनी होगी, प्रत्येक सीढ़ी कितनी, 10 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई पी है, 10 सेंटीमीटर। ए बी कितनी है, 10, ए बी कितनी है, 10, ए बी कितनी है, 10। तो ये टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। 10 20 30 40। अतः लड़के के द्वारा 4 सीढ़ियों में चढ़ रहा है लड़का, 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई, तो 40 सीढ़ियों में कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा, 40 सीढ़ियों में प्राप्त ऊंचाई कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे निकालोगे। इसके लिए हमें निकालना है एक सीढ़ी की ऊंचाई गुणित सीढ़ियों की संख्या। एक सीढ़ी की ऊंचाई गुणित सीढ़ियों की संख्या। तो एक सीढ़ी की ऊंचाई ये है 10, संख्या है 40, सेंटीमीटर में है लिख दिया, = 400 सेंटीमीटर = 4.0 मीटर। और यही क्या हो जाएगी इसकी h। पॉइंट क्लियर है। तब लड़के की सामर्थ्य P = यहीं से लिखते हैं फार्मूला, P = mgh/T। आगे इसको बढ़ा देते हैं, M लड़के का द्रव्यमान 50, G का मान 10, H का मान 4 मीटर, समय 10 सेकेंड, T 50 × 4 200 वाट। लड़के की सामर्थ्य कितनी आई है, 200 वाट। तो ये अपना पॉइंट क्लियर हो जाता है, एक कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से क्वेश्चन लगाते जाएं जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और न्यूमेरिकल भी होते जाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कोई एक नया चैप्टर लेंगे, हो सकता है कि वो बायो का हो सकता है कि उसमें हम आपको प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में बताएं, और साथ ही उसके जो क्वेश्चन हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के लिए ज़रूर लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएं। थैंक यू।